दोस्तों, सावरकर जी एक अलग ही स्तर के क्रांतिकारी थे जो सशस्त्र क्रांति का समर्थन करते थे। और जो भी अन्य युवा क्रांतिकारी उनके संपर्क में आता, उसको भी वे इसी के लिए प्रेरित करते थे। जब सावरकर जी अंडमान की जेल में थे तो उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर जी और छोटे भाई भी वहीं थे। लेकिन ये बात उनके बड़े भाई को मालूम ही नहीं थी। इन भाइयों को आपस में मिलने ही नहीं दिया जाता था। एक दिन अचानक ही बड़े भाई और सावरकर जी का आमना सामना हो गया और वे दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो गए और फिर वे अपने अपने रास्ते चले गए। इसके बाद सावरकर जी के बड़े भाई ने उनको किसी तरह अपने हाथ का लिखा एक पत्र भिजवाया, जिसमें उन्होंने लिखा था, प्रिय तात्या, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? मैं तो ये सोचकर खुश हो रहा था कि तुम बाहर अपनी मातृभूमि को छुड़ाने के लिए हर कोशिश कर रहे होगे। उन्होंने आगे लिखा कि अगर तुम यहाँ पर हो तो हमारी मातृभूमि का ऋण कौन चुकाएगा? दोस्तों, अपने बड़े भाई द्वारा लिखे गए इस पत्र को पढ़कर सावरकर जी बहुत रोए। वाकई वो मातृभूमि धन्य होती है जहां ऐसे महान बलिदानी और वीर क्रांतिकारी भाई जन्म लेते हैं। तीनों भाई गणेश जी, सावरकर जी और गोपाल जी अपने देश और मातृभूमि के लिए बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे थे। सावरकर जी को इतिहास का बहुत ही गहरा ज्ञान था और उन्होंने इतिहास को इतिहास के विचारों से ही पढ़ा और उसी सच्चाई को वे युवा पीढ़ी के सामने लाना चाहते थे। अपने समय के वे अकेले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने इतिहास को प्रचलित संदर्भों से हटाकर उसे एक नई दृष्टि से देखा और एक नई उम्मीद और सकारात्मकता के साथ युवा पीढ़ी के सामने रखा। जेल में रहकर भी उन्होंने अपने साथियों को विश्व का इतिहास पढ़ने के लिए प्रेरित किया और कुछ ही वर्षों में उन्होंने अंडमान की उस जेल में 25,000 पुस्तकें इकट्ठी कर उसे ज्ञान का तहखाना बना डाला। इस प्रकार वहां लोग काम भी करते थे और अध्ययन भी। समय का सदुपयोग कैसे करना है, ये सावरकर जी को अच्छे से मालूम था। जेल में सलाखों के पीछे रहते हुए भी उन्होंने वहां पर स्वाध्याय मंडल की स्थापना कर डाली थी और इस मंडल के माध्यम से वे अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे थे, जहां वे सबको इतिहास पढ़ने को बोलते थे, क्योंकि वे मानते थे कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए साहित्य का होना बहुत जरूरी है, जो क्रांतिकारियों को एक गुरु की तरह उनका मार्गदर्शन करता है। सावरकर जी जेल में रहकर भी हिंदी भाषा की विशेषता, उच्चारण और उसके साहित्य के समृद्ध होने के बारे में बताते रहते थे। वे राजबंदियों को अपनी अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त विभिन्न प्रांतों की ज्यादा से ज्यादा बोलियां सीखने पर जोर देते थे। उनका यही गुण सबसे अलग था और उनको सही मायने में एक राजनेता की उपाधि देता था, जो अपनी समझ और अपने विचारों से एक उच्च राष्ट्र का निर्माण करने में लगे हुए थे। सावरकर जी की राष्ट्रवादी सोच थी और उनका हिंदी भाषा के प्रति जो सेवा भाव था, उससे बहुत सुंदर बदलाव आ रहे थे। अंडमान में जिन लोगों को इतिहास के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, उनको अब हमारे इतिहास के बारे में धीरे धीरे ज्ञान होने लगा था। सावरकर जी की आत्मा में भारत देश बसता था और अपने जीवन में उन्होंने अगर किसी की भक्ति करी थी तो वो थी अपने देश की राष्ट्रभक्ति। वे जेल में रहकर जिनसे भी पत्र व्यवहार करते थे, उन्हें वे देश के लिए कार्य करने की ही शिक्षा देते थे। जेल में ऐसे ही समय कटता गया और फिर एक दिन उन्हें एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि सावरकर बंधुओं को हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाए। इस खबर को सुनते ही सावरकर जी बहुत खुश हो गए कि वे अपने वतन, अपनी मातृभूमि के पास वापस जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें दुख था कि जेल में जिन लोगों से परिचय बना था, उनसे दोबारा मुलाकात नहीं हो सकेगी और वे सभी काम भी अधूरे रह जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो वे अंडमान की जेल से भारत की जेल में ही जा रहे थे, लेकिन अपने वतन की फिजाओं में सांस लेना एक अलग ही बात होती है। भारत की जेल में जाने से पहले सावरकर जी ने अपनी पुस्तकों में से कुछ पुस्तकें कैदियों में, कुछ पुस्तकालय को सौंप दी थी और कुछ बस्ती के लोगों में बांट दी थी। जिस दिन सावरकर जी की विदाई थी, उस दिन अधिकारियों ने भी अपनी कृपा दिखाई और जो कोई भी सावरकर जी से मिलने आता, उन्हें आराम से मिलने दिया जाता।
लोगों के दिलों में उनके प्रति असीम श्रद्धा थी और सबका मन उन्हें विदा करते हुए भारी हो रहा था, क्योंकि सावरकर जी के कारण ही वहां लोगों को धर्म, संस्कृति, इतिहास और भाषा के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला था। दोस्तों, 1909 में सावरकर जी के बड़े भाई अंडमान की जेल में आए थे और 1911 में वह खुद इस जेल में आए। ईयर 1921 में जेल के फाटक इन दोनों भाइयों के लिए फिर से खुले। 21 जनवरी 1921 को उसी जलयान जिसमें सावरकर जी को अंडमान लाया गया था, उसी जलयान में सावरकर बंधुओं को एक पिंजरे में बंद करके बिठा दिया गया। इस जहाज पर अनेकों पागल भी थे और इन्हीं के बीच आज सालों बाद दोनों भाइयों को एक साथ बैठने का मौका मिला था। कुछ अजीब ही व्यवस्था थी दोनों भाइयों के लिए इस जहाज में। डकैतों, चोरों और दूसरे अपराधियों को जलयान की ऊपरी मंजिल में रखा गया था, जहां उन्हें शुद्ध वायु मिल रही थी। लेकिन इन दोनों भाइयों को पिंजरे में रखा गया था, जहां पागलों ने उल्टी और दस्त से सारा वातावरण खराब कर रखा था और वहां शुद्ध वायु का नाम भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से आवेदन पत्र देकर दूसरे दिन से बेसमेंट में ऊपर डेक से थैली द्वारा 2 बार शुद्ध वायु छोड़ने की व्यवस्था की गई। उसके साथ साथ आधे घंटे के लिए निगरानी में डेक पर बैठने की दोनों को अनुमति दी गई। जलयान में कुछ और यात्रियों ने सावरकर जी को देखकर उनके हाल पूछे। दरअसल सावरकर जी उन दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते थे और ऐसे महान क्रांतिकारी के दर्शन करना उन सबको बहुत अच्छा लग रहा था। और एक दिन उन दोनों भाइयों ने अपनी पूज्य मातृभूमि पर अपने कदम रखे। दोस्तों, भारत में आने के बाद सावरकर जी को एक जगह पर स्थानबद्ध कर दिया गया था। इसके बाद भी उन्होंने दूसरे क्रांतिकारियों को प्रेरित करते हुए भारत की आजादी का संग्राम जारी रखा। अब स्वातंत्र्य वीर सावरकर भारत की राजनीति में एक उभरता तारा बन चुके थे। कैसा रहा होगा उनका ये राजनीतिक सफर, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस आजादी के सफर पर।